हाँ जी बच्चों, क्या हाल है तुम सबके? सब बढ़िया ना? मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज का अगर तुमने ये लेक्चर देख डाला ना तो तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला। वो कैसे? क्योंकि बच्चों अब हम इस चैप्टर में बजट के इस चैप्टर के उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहां पे हम करने जा रहे हैं बजट डेफिसिट। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग, इसके न्यूमेरिकल को करेंगे और साथ साथ तुम्हें एक बोनस क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर वो अपने आप में आ गया और उसके अपने आप की खुद की औकात इस पूरे चैप्टर में अगर सिर्फ एक वो क्वेश्चन बनेगा तो कम से कम वो 5 से 6 नंबर तक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर जो है ना, यानी कि छोटी सी तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है ना, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एक बिग रिटर्न देके आएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग क्या, बजट डेफिसिट। समझो बच्चों, बजट डेफिसिट वो सिचुएशन है जब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं उसके रिसीट से। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके कहीं ज्यादा हैं उसके रिसीट से। तो ऐसे ही सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बजट डेफिसिट। खर्चे ज्यादा हैं, रिसीट कम है। ठीक है, टोटल मिला के 3 टाइप के बजट डेफिसिट होते हैं। टोटल मिला के कितने टाइप के बजट डेफिसिट होते हैं? 3 टाइप के बजट डेफिसिट होते हैं। वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो। सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट, जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर उसके टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग से ज्यादा हो। एंड आखिरी वाला इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, जब गवर्नमेंट के क्या हो बच्चों, फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर देंगे तो जो बचता है हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। ये सब तीनों डेफिसिट समझो, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या होते हैं, इसके फॉर्मूले भी अगर तुम्हें याद रहेंगे ना तो इजीली 3 से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो न्यूमेरिकल पार्ट में। ठीक है, और फिर बनता है यहां से थ्योरी के, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस, और वहां पे क्या पूछे जाएंगे कि तुम्हें डेफिसिट के फॉर्मूले पूछ सकते हैं या तुम्हें इसके इंप्लीकेशन पूछ बैठेंगे। क्या पूछ बैठेंगे तुम लोगों से? इसके इंप्लीकेशन, यानी कि फिस्कल डेफिसिट कम क्या इफेक्ट रहेगा, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या इफेक्ट रहेगा, प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है, ये सारी बातें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है लेक्चर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला डेफिसिट जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, समझो पहले, चलो फिस्कल डेफिसिट से भी पहले ये समझो कि कितने टाइप के डेफिसिट होते हैं। कितने टाइप के डेफिसिट होते हैं? तो हमें टोटल मिला के 3 टाइप के डेफिसिट करने हैं। फर्स्ट करना है हमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिर करना है हमें फिस्कल डेफिसिट, और उसके बाद हमें जो करना है वो करना है हमारे लिए क्या, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, आरडी, एफडी फिस्कल डेफिसिट एंड पीडी प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से। ठीक है, देखो बच्चों, रेवेन्यू डेफिसिट होता तो होता क्या है बच्चों? रेवेन्यू डेफिसिट वो सिचुएशन है जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हैं वो एक्सीड कर जाते हैं उसके रेवेन्यू रिसीट से। यानी अगर मैं यहीं पे तुम्हें समराइज करूं तो ये वो सिचुएशन है जब सरकार के, कब, कौन सी सिचुएशन? जब सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं उसके रेवेन्यू रिसीट से। किससे? उसके रेवेन्यू रिसीट से। अच्छा, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। तो निकलेगा कैसे? सिंपल सीधी बात है बच्चों, क्या करना है हम लोगों को, हम लोगों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस करना है, रेवेन्यू रिसीट। क्या माइनस करना है हमें? रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर देना है। सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हमें रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर देना है, जो बच जाएगा वो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। बहुत, यानी कि दोनों ही, रिसीट भी रेवेन्यू और क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू। जब डेफिसिट की बात आती है ना बच्चों, तो हम खर्चे में से रिसीट को माइनस करते हैं, एक्सपेंडिचर में से रिसीट को माइनस करते हैं। जैसा कि
रेवेन्यू का आइटम है, इसका मतलब ये बता रहा है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है ना, हमारी जो इनकम है वो हमारे खर्चों को कवर नहीं कर पा रही है। जैसे हम अपने फैमिली के लेवल पे लेके आए तो हमारी जो फैमिली की इनकम है, मम्मी पापा भाई बहन की जो सैलरी है, टोटल सैलरी है, वो कम पड़ जा रही है हमारे फैमिली बजट से। हमारा फैमिली का बजट ज्यादा है, फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारी कमाई उस महीने कम हुई है। तो जितने से शॉर्टेज पड़ेगा वही शॉर्टेज हमारे लिए क्या है बच्चों? रेवेन्यू डेफिसिट है। बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ये बताता है मुझे कि सरकार की जो इनकम है वो कम पड़ जा रही है उसको खर्चों को कवर करने के लिए। अच्छा, खर्चे कम को पूरा कवर नहीं कर पा रहे, इनकम कम पड़ गई है, तो फिर कहां से पैसा लेकर जाएं? तो बच्चों जब भी याद रखना, बच्चों जब भी रेवेन्यू में शॉर्टेज पड़ेगा ना, जब भी रेवेन्यू में शॉर्टेज पड़ेगा, हमें मजबूरन किसकी तरफ देखना पड़ेगा? कैपिटल रिसीट की तरफ। किसकी तरफ देखना पड़ेगा? कैपिटल रिसीट की तरफ। ठीक है ना? तो रेवेन्यू रिसीट की वजह से हमारे को किस पे बर्डन बन जाता है? हमें करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट पे ट्रांजैक्शन, है ना? एसेट्स वगैरह बेचने पड़ेंगे, लोन वगैरह लेने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ जाती हैं। तो समझो ये क्या कह रहा है? इट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट इज अनएबल। भाई सरकार एबल नहीं है किस चीज के लिए? मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर। रेगुलर एक्सपेंडिचर कहां से बच्चों? रेगुलर एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट्स रेवेन्यू। अपनी कमाई से अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पा रही। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास अब पैसे कम है तो तुम क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले अगर पिछले महीने तुमने कुछ बचाया होगा, यानी पुरानी कोई सेविंग होगी, तो सेविंग का इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले जो पास्ट ईयर में जो सेविंग रही होगी हम उसको यूज करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग करना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस सेविंग बोलते हैं। यानी कि इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप डेफिसिट फ्रॉम कौन सा सोर्स? कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू तो में से तो उतना पैसा आया नहीं, तो मजबूरी कहां से निकालना पड़ेगा? कैपिटल में से। ठीक है ना? इसके अलावा क्या कह रहे हैं समझो, कैपिटल रिसीट में मैंने तुम्हें क्या बताया? दो तरीके से होते हैं। क्या? या तो एसेट बेच दो या कर्जा ले लो। या तो एसेट बेच दो, है ना? सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सिंगल वर्ड में मैं ये क्या वर्ड यूज करूंगा उसके लिए? डिस इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड यूज करूंगा? डिस इन्वेस्टमेंट। या फिर दूसरा काम क्या करोगे तुम लोग? बोरो कर लोगे। दूसरा क्या काम कर लोगे? बोरो कर लोगे। भाई दोनों ही बहुत खतरनाक है। एसेट बेच दोगे तो फ्यूचर में इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे, और बोरो कर लोगे तो फ्यूचर में इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ जाएगी, रेवेन्यू का खर्चा बढ़ जाएगा। दो धारी तलवार है ना? कैपिटल की तरफ देखना ही क्या है? बड़ा खतरनाक हो जाता है कैपिटल रिसीट की तरफ। समझ रहे हो? यूज ऑफ कैपिटल रिसीट टू मीट रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल रिसीट का इस्तेमाल करके आप रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि हम फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं लोन लेके पर्सनल। अरे भाई कमा के जाओ, फॉरेन ट्रिप पे तो मजा है ना। लोन लेके जा रहे हो, द मोमेंट तुम घर आए सारे टेंशन तुम्हारे माथे पे, द मोमेंट तुम रिटर्न फ्लाइट में बैठे, है ना? तो कैपिटल रिसीट से रेवेन्यू को के खर्चों को पूरा करना कहीं पे समझदारी नहीं है बच्चों, कहीं पे भी समझदारी नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? हमारी आने वाली जनरेशन, यानी कि तुम लोग जब कमाना शुरू करोगे तो नेशनल डेट का असर तुम्हारे कंधों पे पड़ जाएगा। ठीक है ना? हायर बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, एज हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले जो पैसा पिछली सरकार ने या सरकार जो ले रही है, वो एक तो वो पैसा चुकाना पड़ेगा, है ना? और दूसरा उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो दो बर्डन क्रिएट हो जाते हैं, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स का और साथ साथ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दोज बोरोविंग्स का भी। ठीक है? इसके अलावा क्या होता है कि हमने जो कमाया, ठीक है, उसको अर्थव्यवस्था में हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो फ्यूचर की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी हैम्पर हो गई, है ना? तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन है ये। ठीक है? हायर बोरोविंग विल लीड टू हायर रेवेन्यू डेफिसिट। तुम जितना पैसा बोरो करोगे ना, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, उसको पूरा करने के लिए हमने बोरो किया, और बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर में ऑलरेडी तुम्हारा इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा? तुम्हारा फिर से रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। तो ये नेवर एंडिंग सर्कल है। रेवेन्यू डेफिसिट हुआ इसलिए हमने बोरोइंग किया, बोरोइंग की वजह से इंटरेस्ट हुआ, और इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ रहा है इसलिए अगले साल भी मुझे क्या होना पड़ेगा? रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। फिर मैं अगले साल बोरो करूंगा। तो नेवर एंडिंग सर्कल है ये। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं यहां पे। अब समझो, तो सरकार इस सिचुएशन से कैसे बच के निकले? सरकार इस सिचुएशन से कैसे बच के निकले? अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन में हो तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। क्या? या तो अपने खर्चों को कम करो, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं आपके रेवेन्यू से, तो इधर यू रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्या फिर कमाओ।
हाँ, और क्या करोगे, कमाओ भाई, है ना। और टू इंक्रीज रेवेन्यू रिसीट्स, अपने टैक्स कलेक्शंस और नॉन टैक्स कलेक्शंस को बढ़ाओ। समझ में आया, ये बात होगी, यानी मेजर्स टू करेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट। अगर मैं तुम्हें एक लाइन में इसका बोल दूं तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस रेवेन्यू रिसीट। तो दोनों ही रेवेन्यू के लेना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस रेवेन्यू रिसीट, इतना सिंपल है ये तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट। आओ जरा फिजिकल डेफिसिट समझते हैं, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है बच्चों? जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो ज्यादा हैं गवर्नमेंट के टोटल रिसीट से। टोटल एक्सपेंडिचर बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। टोटल रिसीट से ज्यादा है तो टोटल रिसीट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, मगर एक को छोड़ के कैपिटल रिसीट में से एक चीज हम नहीं लेंगे, और वो क्या चीज है भैया? कैपिटल रिसीट में हम लोग नहीं लेंगे बोरोविंग्स को। गवर्नमेंट की जो बोरोविंग है वो क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट निकालते वक्त हम यूज नहीं करते हैं। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों फिजिकल डेफिसिट हमें बताता है हमारी बोरोविंग रिक्वायरमेंट के बारे में। हाउ मच गवर्नमेंट हैव टू बोरो, वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा फिजिकल डेफिसिट से। तो फिजिकल डेफिसिट का आउटकम ही क्या है? बोरोविंग्स है। फिजिकल डेफिसिट का आउटकम ही क्या है? बोरोविंग्स है। यानी कि तुमने सारे सोर्सेज से पैसा जुटा लिया, फिर भी तुम्हारे खर्चे ज्यादा हैं, तो अब जो शॉर्टेज पड़ा है ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में तुम्हें कर्जा लेना पड़ेगा। तो फिजिकल डेफिसिट टेल अस हाउ मच गवर्नमेंट शुड बोरो, ठीक है। इसीलिए फिजिकल डेफिसिट निकालते वक्त हम टोटल रिसीट में क्या लेते हैं? बोरोविंग्स को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसी बात को मैं तुम्हें दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकता हूं कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो हमेशा सदा और सर्वदा बोरोविंग्स के बराबर होता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो देखो जरा यहां पे क्या कह रहा है, फिजिकल डेफिसिट रेफर टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। मगर टोटल रिसीट लेते वक्त हमने एक चीज को एक्सक्लूड किया है, वो क्या एक्सक्लूड किया है? बोरोविंग्स को। क्या एक्सक्लूड किया है? बोरोविंग्स को एक्सक्लूड किया है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? टोटल एक्सपेंडिचर की। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसीट में क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। मगर इसमें हम क्या नहीं लेंगे? एक्सक्लूड करेंगे बोरोविंग को। क्या एक्सक्लूड करेंगे? बोरोविंग्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे। सो दिस इज फिजिकल डेफिसिट फॉर अस, टोटल एक्सपेंडिचर लेस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, ठीक है। इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट how far government is spending beyond its means। सरकार अपनी औकात के बाहर जाके कितना ज्यादा खर्चा कर रही है। बच्चों जब भी तुम औकात के बाहर जाके खर्चा करोगे तुम्हें कर्जा लेना पड़ेगा। तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? कर्जा लेना पड़ेगा। तो यही बताता है हमें फिजिकल डेफिसिट की, हाउ फार गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मींस, ठीक है। द फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट बोरोविंग रिक्वायरमेंट। मैंने क्या बताया कि फिजिकल डेफिसिट से मुझे पता चलता है कि सरकार को कितना पैसा बोरो करना है, सो इन शॉर्ट मैं तुम्हें यह कह सकता हूं कि फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू गवर्नमेंट बोरोविंग। फिजिकल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट बोरोविंग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? आगे देखो बच्चों, यहां पे क्या बोला गया कि टोटल रिसीट की बात कर रहे हैं, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग की बात कर रहे हैं। तो यहां समझना क्या बात कर रहे हैं हम लोग। टोटल रिसीट में क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट जो है वो दो टाइप के होते हैं। रेवेन्यू रिसीट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टैक्स रेवेन्यू, एक होता है क्या? टैक्स रेवेन्यू। और दूसरा क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। सही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये रहा मेरा रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होता है बच्चों? एक होता है सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को आप बेच रहे हो, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं डिसइन्वेस्ट करना।
इन्वेस्ट करना, डिसइन्वेस्टमेंट। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब हम अपने एसेट्स को बेचते हैं ना तो हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, यानी हम इसकी वजह से हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं फ्यूचर में हम क्रिपल फील करेंगे, सही है ना। मगर इसकी वजह से मेरे माथे पे कोई कर्जा नहीं चढ़ा, इसकी वजह से मेरे माथे पे कोई कर्जा नहीं चढ़ा, समझ में आया ना। तो इसकी वजह से क्योंकि मेरे माथे पे कोई कर्जा नहीं चढ़ा, इसीलिए इस टाइप ऑफ कैपिटल रिसीट को, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट वाली जो कैपिटल रिसीट है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्या बोलते हैं? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, यानी वो कैपिटल रिसीट जिससे हमारे माथे पे कर्जा नहीं चढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है भैया, दूसरा क्या होता है? तो बच्चों जो दूसरा टाइप का कैपिटल रिसीट है वो क्या है? गवर्नमेंट से या किसी दूसरे सोर्सेज से बोरो करना, सरकार की जो बोरोविंग्स है, सरकार की क्या है? बोरोविंग्स हैं। मगर ये क्या करती है बच्चों? हमारे माथे पे कर्जा चढ़ा देती है, हमारे माथे पे क्या कर देती है? कर्जा चढ़ा देती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं डेट क्रिएटिंग, डेट, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, सही है ना। तो दो टाइप के कैपिटल रिसीट है, एक वो कैपिटल रिसीट है जिससे हमारे माथे पे कर्जा चढ़ जाएगा, बोले तो बोरोविंग, और एक वो कैपिटल रिसीट है जिससे हमारे माथे पे कर्जा नहीं चढ़ेगा, बोले तो सेल ऑफ एसेट और डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा चलो जरा, अब मैं तुम्हें जो मैंने तुम्हें बताया फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। तो इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं फॉर्मूले को, सो दैट तुम्हारे माथे में बात बैठ जाए, माथे में बात बैठ जाए मतलब दिमाग में बात बैठ जाए। देखो बच्चों, तो सबसे पहले फॉर्मूले को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अलग अलग एंगल से, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। सिंपल भाषा में मैं इसी को क्या कह सकता हूं? इसी को मैं कह सकता हूं नॉन डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, क्योंकि इसमें बोरोविंग तो इंक्लूड है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा? सेल ऑफ एसेट्स वाला है, सही है। अच्छा अब इधर आओ बच्चों, एक स्टेप और आ जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता था? टोटल एक्सपेंडिचर होता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या यूं समझ लो टोटल एक्सपेंडिचर होता था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। क्या होता था बच्चों? टोटल रिसीट जो होता था वो होता था रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। यही हो गया ना मेरा? ठीक है। अब बच्चों एक चीज देखो, अगर तुम इस पार्ट को समझो, अगर तुम इस पार्ट को समझो तो इतना पार्ट क्या कह रहा है हमसे? इतना पार्ट हमसे क्या कह रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट मेरे से किसके बात कर रहा है? ये मेरे से ये बात कर रहा है फिस्कल, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट की। किसकी बात कर रहा है ये? रेवेन्यू डेफिसिट की, ठीक है। देखो तो मैं यूं कर लूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, सही है। ये वाला क्या बन गया बच्चों? ये वाला बन गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बन गया हमारा? रेवेन्यू डेफिसिट। सो इफ यू हैव रेवेन्यू डेफिसिट, या तुम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में रेवेन्यू डेफिसिट कर चुके हो, तो उसमें सिर्फ कैपिटल वाले आइटम ले लो, उसमें सिर्फ कैपिटल वाले आइटम ले लो। कैपिटल वाले आइटम ले लो का कहने का मतलब है कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लो। तो जैसे यहां पे है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस में क्या था? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्स बोरोविंग। तो ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला बन जाता है। तो इफ यू हैव रेवेन्यू डेफिसिट विथ, if you have already calculated a revenue deficit, all you have to do is add capital expenditure and reduce capital receipt.
यू विल गेट फिजिकल डेफिसिट, यू विल गेट फिजिकल डेफिसिट। और सबसे सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन में, एमसीक्यू वगैरह में तुम्हें दिखा दिया कि हाउ मच योर फिजिकल डेफिसिट विल बी, तुम्हें कैपिटल रिसीट दे रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रहा है, बोरोविंग्स दे रहा है, ये सारी चीज दे रहा है, सीधा टिक करो किस पे, बोरोविंग पे, यानी कि फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोविंग, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग्स। सही है, तो तुमने यहां पे देखा जाए तो 3 फॉर्मूले सीख लिए, एक ये वाला टोटल एक्सपेंडिचर, एक ये वाला, और एक सी, यानी कि फिजिकल डेफिसिट को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां पे आके खत्म हो गया हमारा क्या, फिजिकल डेफिसिट। मगर बच्चों फिजिकल डेफिसिट पे सीधा सीधा थ्योरी का क्वेश्चंस भी आता है, इसके इंप्लीकेशन के 2 नंबर के या 4 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। इसका इंप्लीकेशन इसीलिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने तुम्हें अभी रेवेन्यू डेफिसिट का इंप्लीकेशन समझाया, वैसे ही फिजिकल डेफिसिट का इंप्लीकेशन समझा रहा हूं। देखो बच्चों, रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू फिजिकल डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट, और इसकी वजह से हम एक बार इनकम कम हुई ना, हमें कर्जा लेना पड़ा, कर्जा लिया ना तो अगली बार कमाएंगे तो कर्जा चुकाएंगे, और कर्जे की वजह से जो खर्चा बढ़ा है वो चुकाएंगे, तो अगली बार फिर से मेरा रेवेन्यू डेफिसिट होगा, और फिर से मेरा रेवेन्यू डेफिसिट हुआ तो फिर से मेरा फिजिकल डेफिसिट होगा। ये तो जाल है, चेन है, ये ट्रैप है, ये चलता ही चला जाएगा, एक बार फंसे तो बुरे फंसे। समझ में आया ना? उससे निकलने के लिए तो सरकार को भाई कोई बहुत ज्यादा ही डेयरिंग वेरिंग कर देना पड़ेगा, ऐसे भयंकर तरीके से अपने खर्चे कम करके अपनी इनकम वगैरह को बढ़ा के पूरा का पूरा इकोनॉमी को ही रिवाइव कर देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ, तो समझो जरा, सबसे पहला सिचुएशन क्या है बच्चों, सरकार फंस जाती है कर्जे के जाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मार्क करना है कर डालो, जितना इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करना है कर डालो। सबसे पहला पॉइंट आता है तुम्हारा डेट ट्रैप, सरकार जो है कर्जे के जाल में फंस जाती है हमारे देख, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार को फिजिकल डेफिसिट से मुझे पता चलता है सरकार को कितना बोरो करना है। अब बोरोइंग इन्वॉल्व, जब बोरो करते हैं तो हमें 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, जो एक तो पैसा जो उधार लिया वो वापस करना है, प्लस इस उधार को हमने जितने टाइम रखा उस पर मुझे इंटरेस्ट भी वापस करना है। तो वही कह रहा है क्या कि बोरोइंग इन्वॉल्व रीपेमेंट, एक तो रीपेमेंट है, दूसरा क्या है बेटा, इंटरेस्ट भी है। समझ में आया? इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज, अब इंटरेस्ट की वजह से क्या होगा बच्चों, इंटरेस्ट की वजह से जो है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज कर देता है हमें क्या, रेवेन्यू डेफिसिट को, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज कर देता है हमारे रेवेन्यू डेफिसिट को, और इसकी वजह से फिर से मुझे उधार लेना पड़ेगा। सो इट क्रिएट अ विशियस सर्कल ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इंटरेस्ट, है ना, ऐसा करके। जैसे कि यहां पर समझा रहा हूं, देखो ना, रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, बोरोइंग का मतलब क्या है कि मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तुमने इनकम बढ़ाने का रास्ते ढूंढे नहीं, मगर रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से ऑलरेडी अगले साल का खर्चा तुम्हारा बढ़ गया, तो दिस लीड्स टू व्हाट बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये क्या है बेटा, एक एंडलेस विशियस सर्कल है, ठीक है। इससे निकलना बड़ा ही डेयरिंग का काम है। सही है। अच्छा, दूसरा क्या होता है बच्चों, ध्यान समझना, सरकार को बोरो करना है। सरकार जैसे बोरो करती है, सपोज करो कि आरबीआई से बोरो कर लिया, सेंट्रल बैंक से बोरो कर लिया, तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, जब भी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो करती है ना, तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, न्यू करेंसी प्रिंट करती है। क्या करती है, न्यू करेंसी प्रिंट करती है, और इस नई करेंसी प्रिंट करने की वजह से अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है वो बढ़ जाता है। मनी का फ्लो बढ़ जाता है तो लोग खर्चा करना ज्यादा शुरू करते हैं, जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ने लग जाता है अर्थव्यवस्था में। जब गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी ना, उसकी अवेलेबिलिटी साथ साथ उसके हिसाब से बढ़ी नहीं। गुड्स अभी भी उतना का उतना ही है, 100 यूनिट ही है इकोनॉमी में गुड्स, मगर डिमांड 120 यूनिट हो गया, तो 20 यूनिट्स की शॉर्टेज रहेगी। दिस शॉर्टेज क्या करेगा बेटा, प्राइस को पुश करेगा, तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में आ जाता है इन्फ्लेशन। क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, ठीक है। और इस, अब देखो, तो डेट ट्रैप है, इन्फ्लेशन है, अगर आपने आरबीआई से बोरो कर लिया तो, ठीक है ना। इसके वजह से क्या हो, तीसरा, अगर आप बाहर गए, नहीं भैया सेंट्रल बैंक से नहीं, विदेश से लोन ले लेते हैं, सस्ता मिल रहा है, आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, अमेरिका से ले लिया, यूरोप से ले लिया लोन, है ना। ये लोग पता क्या करेंगे, लोन दे देंगे, और उसके बाद ना भाई तुम्हारे पॉलिसी को करना शुरू करेंगे इन्फ्लुएंस। एक तरीके समझ लो, उस लोन के एवज में तुमसे ब्लैकमेलिंग शुरू कर देंगे, जैसा अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है भाई, जो देश आ रहा है उसको रगड़ दे रहा है कान पकड़ के,
ठीक है ना। क्या सऊदी, क्या यूएई, क्या अमेरिका, कुछ कोई नहीं छोड़ रहा, आईएमएफ का तो सोचो मत, ठीक है। तो ये हाल रह जाते हैं, हमारी जो है फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारी बेटा जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो भी हिंडर हो जाती है, क्योंकि हमने जो कमाया उसे हम अगर अर्थव्यवस्था में और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें तो हमारी फ्यूचर इनकम और बढ़ेगी, मगर हम ये करने के बजाय इंटरेस्ट चुका रहे हैं। फ्यूचर का ग्रोथ रुका कि नहीं रुका, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारे लिए क्या, फिस्कल डेफिसिट। ये था तुम्हारे लिए क्या, फिस्कल डेफिसिट। और अब आखिरी वाला जो डेफिसिट है वो क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है। वो क्या है बच्चों, वो है तुम्हारे लिए प्राइमरी डेफिसिट। देखो बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब है, प्राइमरी डेफिसिट मींस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अब समझना कि ये बहुत गहरी बात करता है, बहुत डीप बात करता है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, जो तुमने बोरो किया है, बोरो कितना किया है, जितना तुम्हें इस साल खर्चा कम पड़ गया, खर्चा ज्यादा हो गया, तुम्हारी इनकम बढ़ गई कम, है ना, यही बात है ना, उतना ही तो पैसा तुमने बोरो किया ना, ठीक है। तो बोरोविंग तो तुमने किया कि करंट ईयर में तुम्हें पैसा कम पड़ गया इसलिए तुम बोरो कर रहे हो, प्लस बोरोविंग तुम एक और वजह से करते हो बच्चों, बोरोविंग तुम एक और वजह से करते हो कि भाई जो पुरानी ऑलरेडी हमने कर्जा ले रखा है ना, ऑलरेडी हमने जो कर्जा ले रखा है उस कर्जे पे मुझे इंटरेस्ट भी चुकाना है, उस कर्जे पे मुझे इंटरेस्ट भी चुकाना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो हम जब भी पैसा बोरो करते हैं ना, तो जो दो रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं, एक तो जो करंट ईयर में डेफिसिट हो गया वो, और एक डेफिसिट का वो हिस्सा जो मुझे पुराने लिए हुए पैसों पे इंटरेस्ट की रीपेमेंट करनी है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल सम जो होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, इन दोनों का टोटल सम जो होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है। तो सिंपली प्राइमरी डेफिसिट मुझे यह बोलता है कि सरकार ने कितना पैसा, कि सरकार ने कितना पैसा जो है पिछले साल के इंटरेस्ट के लिए बोरो किया है, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो ध्यान से, सिंपली भाषा में प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, यानी कि ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ऑन पास्ट बोरोविंग है, इंटरेस्ट ऑन पास्ट बोरोविंग्स है, यानी सिंपल भाषा में, इफ यू आर बोरोविंग 5000 करोड़ एंड योर इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू टू पास्ट ईयर्स बोरोविंग इज 1000 करोड़, तो इसका मतलब कि टोटल तुमने बोरो किया 5000, इसमें से 1000 तो क्या करोगे तुम, पिछले साल के इंटरेस्ट चुकाने पे ही खर्च कर दोगे, तो बचा हुआ जो 4000 है वो तुम्हारे क्या है बेटा, इस साल की रिक्वायरमेंट के लिए ही बचेगा, ठीक है। तो बोरो करते हैं ना, तो पूरा का पूरा पैसा हम क्या करते हैं, इकोनॉमी में लगा देंगे, इसके लिए नहीं है, एक हिस्सा तो हमें इंटरेस्ट पे ही खर्च करना पड़ जाता है, ठीक है। तो टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेट, जो तुम्हारे पुराने कर्जे हैं उस पे चढ़ा हुआ इंटरेस्ट भी हमें बोरो करना पड़ता है। प्राइमरी डेफिसिट रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट टू विच इंटरेस्ट कमिटमेंट कंपेल्ड गवर्नमेंट टू बोरो, किस हद तक सरकार के इंटरेस्ट चुकाने के लिए, किस हद तक सरकार को इंटरेस्ट चुकाने के लिए पैसा बोरो करना पड़ा है, और वो कितना होता है, इंटरेस्ट का पैसा, सही है। और याद रखना बच्चों, प्राइमरी डेफिसिट इज रूट कॉज ऑफ व्हाट बेटा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। जितना ज्यादा, ध्यान से देखो, हायर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोविंग इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट, पिछले तुम्हारे जितनी ज्यादा बोरोविंग हुई तुम्हें उतना ज्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट करना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा तुम्हारी इंटरेस्ट की पेमेंट रहेगी तुम्हें इस साल उतना ही ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, इस साल तुम्हें उतना ही ज्यादा जो है क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। टू रिड्यूस फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट, अगर आपको फिस्कल डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट कम करना है तो भैया जो आपने कर्जे लिए हैं ना उनको चुकाना शुरू करो, तभी जाके तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो घटेगा, सही है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है बेटा, ध्यान से समझना, द डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड पीडी शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोविंग्स, प्रीवियस ईयर की जो बोरोविंग है उस पे कितना इंटरेस्ट का अमाउंट पे हुआ है, ये किसके बीच का डिफरेंस बताता है, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के बीच का डिफरेंस हमें बताता है, विच इज इंटरेस्ट ना, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। सो अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट, अगर प्राइमरी डेफिसिट बहुत ही कम है या जीरो है तो इसका मतलब है जो तुमने सारा का सारा कर्जा लिया था ना वो इंटरेस्ट चुकाने पे खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था में कर्जा लेके तुम कुछ कर ही नहीं पाए, सही है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। तो यहाँ पे आके बच्चों हमारे जो हैं सारे के सारी चीजें खत्म हो जाती हैं डेफिसिट वाले। हमने सीखा रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट,
हमने सीखा फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, और अंत में हमने सीखा प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट की पेमेंट। सही है। अब जरा हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इनको ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिजिकल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। और टोटल एक्सपेंडिचर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। और सिंपली भाषा में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये दोनों एफडी हो गए, रेवेन्यू डेफिसिट हो गए, तो रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। यही तीन फॉर्मूले मैंने तुम्हें इसके बताए थे, ठीक है। और अंत में आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट विच इज फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब समझो बच्चों, यहां पे अगर मैं डेटा को चेक करूं तो यहां पे नजर आ रहा है मुझे क्या कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 1200 है, 12,000 करोड़ है, माइनस 1200 करोड़ है। रेवेन्यू रिसीट इज 900 करोड़, कितना है? 900 करोड़ है। तो इस तरीके से कितना आ गया ये? 300 CR आ गया। कितना आ गया ये? 300 CR आ गया। आई होप तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है तुम्हारा? फिजिकल डेफिसिट। अब मैं ऑलरेडी रेवेन्यू डेफिसिट निकाल चुका हूं ना, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा? रेवेन्यू डेफिसिट में बस कैपिटल वाले आइटम ले लूंगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू 300 करोड़ प्लस कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 600 माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, यानी इसमें बोरोविंग इंक्लूड नहीं है। नॉन डेट क्रिएटिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट भी बोल सकते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा आपका? 600 करोड़। और फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो ये है हमारा 600 करोड़, इंटरेस्ट हमें दिया हुआ 150, तो इस तरीके से कितना हो गया ये? 450 CR, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ आ गया होगा। पॉज कर करके अपना उतार लेना, ठीक है। आगे देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज द रेवेन्यू रिसीट ऑफ अ गवर्नमेंट आर 800 करोड़। रेवेन्यू रिसीट जो है गवर्नमेंट का, वही तीन चीजें हमें निकाल ली हैं, ठीक है। मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिजिकल डेफिसिट क्योंकि मुझे ये निकालना ही है तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एंड अंत में पीडी इक्वल टू एफडी माइनस इंटरेस्ट। तो बस हम पुट करते चले जाएंगे वैल्यू। सबसे पहला क्या है मेरे पास? द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट इज 800 करोड़, सो रेवेन्यू रिसीट इज 800, ठीक है ना। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 950, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 950, सो रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया बच्चों? 150 CR। अब फिजिकल डेफिसिट है तो 150 CR लिखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? कैपिटल रिसीट इज 200 करोड़, है ना। इंटरेस्ट पेमेंट इज 100। देखो बच्चों यहां पे कह रहा है हमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 500 करोड़, सो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 500 करोड़ माइनस कैपिटल रिसीट कितना बता रहा है मुझे? 200 करोड़। तो इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा अगेन? 450 CR, 450 CR, ठीक है। एफडी माइनस इंटरेस्ट, तो एफडी इज 450, इंटरेस्ट इज 100, सो इट इज 350 करोड़ आ जाएगा। कोई शक? कोई शक नहीं। एक और करके देखते हैं, इसमें इन अगले 2 न्यूमेरिकल और कराऊंगा। उन 2 न्यूमेरिकल में एक रिक्वायरमेंट तुमसे एक्स्ट्रा पूछी गई है, जिसके अंदर वो अपने आप में सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाएगा, तो ध्यान से समझना। If total expenditure is 3000 crore, we have total expenditure 3000 crore and total receipt excluding borrowing, यानी कि total receipt excluding borrowing, यानी कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट है ना, कितना? 2100 करोड़। तो सीधा सीधा मैं क्या कर दूंगा? इन दोनों का माइनस कर दूंगा तो मेरा फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा 3000 माइनस 2100 इक्वल टू 900 करोड़, सही है।
फिर मुझसे क्या पूछ रहा है कि मेरा इंटरेस्ट की पेमेंट है 400 करोड़ की, तो मेरा प्राइमरी डेफिसिट क्या आ जाएगा 900 करोड़ माइनस 400 CR इक्वल टू 500 CR। और अंत में मुझसे एक खास बात पूछी है, वो क्या, व्हाट पोर्शन ऑफ डेफिसिट इज ड्यू टू पास्ट बोरोविंग। हम पुराने कर्जों की वजह से कितना पैसा बोरो करना पड़ रहा है, पुराने कर्जों की वजह से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो नया कर्जा है उस पर तो अगले साल इंटरेस्ट जाएगा, है ना, इस साल इंटरेस्ट तो पुराने कर्जों की वजह से जा रहा होगा ना बेटा। सो इंटरेस्ट इज ड्यू टू, सो हाउ कह रहे व्हाट पोर्शन ऑफ डेफिसिट इज ड्यू टू पास्ट बोरिंग, द इंटरेस्ट पोर्शन इज ड्यू टू पास्ट बोरोविंग। तो यानी क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है ना, विच इज कितना, इंटरेस्ट कितना था हमारा 400 करोड़। तो 400 करोड़ जो है हमें इस साल बोरो करना पड़ रहा है क्योंकि हमने पिछले साल कर्जा लिया था। समझ आ रहा है, कर्जे की वजह से कर्जा ले रहे हैं, ठीक है, मजे ही मजे, है ना। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल और है और उसके बाद हम वो बोनस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू गवर्नमेंट बजट। ये डेटा जो है वो गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड है। मेरे पास रेवेन्यू रिसीट है, मेरे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये दोनों तो टोटल एक्सपेंडिचर आ गए ना, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर आ गए। अच्छा, फिर मेरे पास कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग 300 करोड़ है, मेरे पास इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले बोल रहा है रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करो, विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 900 करोड़ 1900 करोड़ माइनस 1600 करोड़ इज इक्वल टू 300 CR। इसमें भी एक एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फिजिकल डेफिसिट। नाउ वी हैव रेवेन्यू डेफिसिट ना 300 करोड़ का, बस उसमें कैपिटल वाले आइटम ले लो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 800 करोड़, नॉन डेट क्रिएटिंग कितना है 300, तो ये कितना आ जाएगा 800 CR आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों 800 CR आ जाएगा, सही है। अच्छा, और एक और क्या पूछ रहे, प्राइमरी डेफिसिट। मेरे पास इंटरेस्ट जो फिजिकल डेफिसिट है वो 800 करोड़ है, माइनस इंटरेस्ट की पेमेंट कितना बोला था इन्होंने 350 ना, माइनस 350, तो 450 CR माई प्राइमरी डेफिसिट। अब पता क्या, देखो मुझसे क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर द फिजिकल हेल्थ इज इंप्रूविंग और नॉट। ये इस न्यूमेरिकल के साथ ही पूछ लेगा और तुम्हें क्वेश्चन बता देगा, ध्यान समझना। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या दोगे कि नो इकोनॉमी इकोनॉमीज फिजिकल हेल्थ इज नॉट इंप्रूविंग, ये अभी इंप्रूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, मुझे कैसे पता चला, एज आउट ऑफ सारे के सारे डेफिसिट, एज इट हैज फिजिकल डेफिसिट ऑफ 800 CR। भाई जब तक फिजिकल डेफिसिट है ना तुम्हारा, तुम्हारी इनकम पूरी नहीं पड़ रही, तुम्हें इनकम अगर पूरी नहीं पड़ रही तो कर्जे में डूब रहे हो तुम, सही है। तो तुम्हें बेटा याद रखना, ये MCQ में भी और वैसे भी पूछ सकता है कि इफ फिजिकल डेफिसिट इज इतना इतना, इज फिजिकल हेल्थ ऑफ और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इंप्रूविंग और नॉट। नहीं भैया, फिजिकल डेफिसिट है तो नहीं इंप्रूव कर रहा, होना ही नहीं चाहिए वो, तो है ना, वो होना ही नहीं चाहिए। तो यहां पे आके बच्चों तुम्हारी सारी की सारी बातें पूरी होगी। देखो एक ना, यहां पे आओ ना बच्चों, यहां पे एक मैंने तुम्हें यहां पे सारे फॉर्मूले लिखवा दिए थे, है ना, यहां पे तुम्हें सारे फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने फिजिकल डेफिसिट के ABC करके। कहां गया कहां गया, हाँ यहां पे आ जा, ये देखो। तो इसके साथ ना एक D भी डाल लो, इसके साथ एक D पॉइंट भी डाल लो। देखो बच्चों मैंने तुम्हें क्या बताया, D पॉइंट से मेरा ये मतलब है, मैंने तुम्हें ये बताया था ना कि FD इक्वल्स टू PD माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को इधर ले जाओगे, है ना, तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ मैंने तुम्हें बताया था PD इक्वल्स टू FD माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को इधर ले जाओगे तो PD में जब इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, फिजिकल डेफिसिट नहीं आ जाएगा। तो फिजिकल डेफिसिट का एक चौथा फॉर्मूला क्या बन सकता है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट। तो कई बार तुम्हें प्राइमरी डेफिसिट दे रखा होता है, प्राइमरी डेफिसिट दे रखा होता है, उसको फिजिकल डेफिसिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके, सही है, बढ़िया है, ठीक है। अब जिंदगी गुलजार है। अब आओ जरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर डालते हैं, ठीक है। ये है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आया तो अपने आप में ही ये
3 4 5 6 इतने किसी भी नंबर का वो रख सकता है, हाईएस्ट नंबर तक में पूछे जाने की इसकी कुव्वत है। समझ रहे हो? तो समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार का बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, सरकार क्यों बजट बना रही है, इसके पीछे कुछ तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए ना। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों वो आता है तुम्हारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है ना, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो क्या है, थ्रू बजट गवर्नमेंट एम टू रीएलोकेट रिसोर्सेज एज पर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटी। सरकार की अपनी आर्थिक और सामाजिक प्रायोरिटीज होती हैं और उन आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के हिसाब से सरकार अलग अलग सेक्टर में खर्चा करती है। ठीक है ना, तो वही कह रहा है गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट रिसोर्स का एलोकेशन कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के दो तरीके हैं। सही है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स गवर्नमेंट कैसे करेगी, तो गवर्नमेंट दो तरीके से करेगी, एक टैक्सेस एंड कंसेशन थे और दूसरा क्या कि गुड्स एंड सर्विसेज खुद ही बना के। एक तो कर टैक्स बढ़ा के और घटा के अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, और दूसरा खुद ही कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। समझो कैसे, टैक्सेस एंड कंसेशन की बात कर रहे हैं। अगर सरकार किसी पर्टिकुलर सेक्टर में और या किसी पर्टिकुलर एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में चाहती कि वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाए, तो उन एरियाज के अंदर बिजनेस सेटअप करने के लिए टैक्स में कंसेशन वगैरह देंगी, टैक्स में रिबेट देंगी, पर्टिकुलर टैक्स हेवन डिक्लेयर कर देगी, है ना। तो वहां पे कंसेशनल रेट से अपनी क्या कहते हैं सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करेगी, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा तो आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो बढ़ेगी। टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट में गिव टैक्स कंसेशन, सब्सिडी एटसेट्रा टू प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर को देंगी बनाने के लिए। एग्जाम्पल टैक्स कंसेशन ऑन खादी प्रोडक्ट, ठीक है ना, टैक्स कंसेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवीज, है ना, सोलर पैनल्स एटसेट्रा। इन चीजों को गवर्नमेंट अभी प्रमोट कर रही है तो इन पे दे देगी। कुछ चीजें चाहती नहीं कि सरकार की बने, वो सोसाइटी के लिए उतना अच्छा नहीं है, अल्कोहल, गुटखा, सिगरेट, प्लास्टिक वगैरह, तो उस पर हाई रेट ऑफ टैक्स लगा देगी। बैन नहीं कर सकती, रेवेन्यू का सोर्स है ना, तो इनडायरेक्टली उसको क्या करेगी, उस पर हाई रेट ऑफ टैक्स लगा देगी, डिस्करेज करना चाहेगी उसको। ठीक है, दूसरा क्या है, टू डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्सेस। एग्जाम्पल हैवी टैक्स ऑन प्लास्टिक प्रोडक्ट। प्लास्टिक प्रोडक्ट पे भयंकर टैक्स लगा देगी, हाई रेट ऑफ टैक्स लगा देगी। अच्छा, ये तो हो गए टैक्सेस के बाद। मगर बच्चों बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसको सोसाइटी की बहुत ज्यादा, जिन गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट सोसाइटी को बहुत ज्यादा होती है, सोसाइटी को बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, मगर प्राइवेट सेक्टर को उन गुड्स एंड सर्विसेज में इतना ना रिटर्न नजर नहीं आता, तो वो ना इन सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करती है। रिटर्न होता है ना तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या फिर आज इन्वेस्ट किया तो रिटर्न आने में काफी लंबा टाइम लग जाएगा, वो रिस्क बढ़ जाता है, बहुत रिस्की हो जाता है, तब भी वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करना चाहते। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्राइवेट सेक्टर के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए वो उनको नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मगर सोसाइटी को उनकी जरूरत है, इसीलिए सरकार खुद उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। जैसे म्युनिसिपैलिटी की सर्विसेज, जैसे क्या है इसका एग्जांपल, म्युनिसिपैलिटी की सर्विसेज मैं हैवी इन्वेस्टमेंट वाली की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्राइवेट सेक्टर करे, जनरेशन का काम, है ना, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो वहां पे सरकार खुद ही करती है। स्पेस रिसर्च वगैरह का काम जो है ना, सरकार ने हैवीली इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, देयर आर मैनी नॉन प्रॉफिटेबल गुड्स। ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं जो उतने प्रॉफिटेबल नहीं है, या सर्विसेज हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। सो गवर्नमेंट की वो उन गुड सर्विसेज को खुद ही प्रोवाइड करने लग जाती हैं। ठीक है ना, एग्जांपल है वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स, है ना। द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट टू रेज पब्लिक वेलफेयर। तो गवर्नमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज को खुद प्रोवाइड कर रही है। मकसद यहाँ पे मुनाफा कमाना नहीं है बच्चों, मकसद यहाँ पे सोशल वेलफेयर है, सोशल अपलिफ्टमेंट है। ठीक है ना, ये चीज है, सोशल रिक्वायरमेंट की वजह से ये चीज करती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा, इंडिया जैसी जो
इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है और ऐसी जितनी भी इकोनॉमी है, वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? इनकम की इनइक्वालिटी की। जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो बहुत गरीब है। तो इनकी इनइक्वालिटीज को हमें कम करना है। तो व्हाट दे डू कि गरीबों अमीरों पे ना हाई रेट ऑफ टैक्स चार्ज करते हैं, जिससे उनकी इनकम थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, और गरीबों पे कोई टैक्स नहीं चार्ज करते, कंसेशन प्रोवाइड करते हैं या बहुत मिनिमम रेट से, लो रेट से टैक्स चार्ज करते हैं, जिससे उनकी इनकम थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए इनके जो इनकम का गैप है वो कम हो जाता है। तो एक ठीक है ना, तो क्या हो गया? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। थ्रू इसके लिए हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट बजट पॉलिसी का सहारा लेती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट एम टू इन्फ्लुएंस, कैसे इन्फ्लुएंस करती है ये समझो। इंपोजिंग हाई रेट ऑफ टैक्स, किसके ऊपर? हाई इनकम ग्रुप के ऊपर। नो और लो रेट ऑफ टैक्स ऑन लोअर इनकम ग्रुप। इसके अलावा जो लोअर इनकम ग्रुप हैं वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं उन पे सब्सिडी वगैरह देती हैं, उन पे टैक्स कंसेशन वगैरह देती हैं, जिनसे उनको वो सामान सस्ता मिलता है। तो उनकी जो कहीं ना कहीं रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। सही है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? इनकम स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल है, इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर नहीं बन रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर वो है जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रही होती है, डिफ्लेशनरी प्रेशर वो है जब अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बहुत ज्यादा गिर रहे होते हैं। दोनों ही खतरनाक सिचुएशन है। महंगाई बढ़ रही है तो लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, और गुड्स एंड सर्विसेज के दाम गिर रहे हैं तो बिजनेसमैन को नुकसान होगा, बिजनेस शट डाउन करेंगे, जिसकी वजह से जॉब कट्स वगैरह होंगे, लोगों के इनकम गिरेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी। दोनों सिचुएशन खतरनाक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है? इन दोनों सिचुएशन को कंटेन करके रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट क्या स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए क्या करती है अपनी बजट पॉलिसी के थ्रू कि इन्फ्लेशनरी अगर टेंडेंसी, इन्फ्लेशन कब होता है? जब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो, वो ज्यादा खर्च कर रहे हो, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा हो, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या हो? ज्यादा हो, मगर उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? गवर्नमेंट हाई रेट टैक्स का रेट बढ़ा देती है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग कम कर देती है, जिसकी वजह से मनी का सप्लाई जो है पब्लिक तक कम पहुंचता है। वहीं पे डिफ्लेशनरी प्रेशर कब क्रिएट हो? जब पब्लिक के पास पैसा ही ना हो, इसकी वजह से गुड्स एंड सर्विस जो खरीद रहे हैं इसलिए उनकी डिमांड गिरी जा रही है, जबकि उनकी सप्लाई ज्यादा है, जॉब कट्स वगैरह के चांसेस हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार चाहती नहीं ये सिचुएशन अराइज हो, तो सरकार टैक्स कट करेंगी, सरकार सब्सिडी वगैरह देंगी गुड्स पे, ठीक है ना। सरकार अपनी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ाएगी, जिससे मनी का सप्लाई बढ़े, लोगों के पास पैसा पहुंचे और लोग खरीदना शुरू करें। तो इस तरीके से सरकार इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन में अपनी बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके इनको करेक्ट करती है। सही है। इसके अलावा क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिनको इसलिए रन किया जाता है कि वो एक कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए रन करते हैं। उनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको लॉस हो रहा होता है। और कोई कंपनी अगर लॉस कंटिन्यूअसली इनकर करेगा तो उसके बाद फाइनेंस कम रहेगा ना, वो काम ही नहीं कर पाएगी। तो उस लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट अपने बजट से उनको फंड एलोकेट करती है। तो यही हमने यहाँ पे समझा, क्या बच्चों? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या बच्चों? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ वो सिचुएशन है जब आपकी अर्थव्यवस्था कंटिन्यूअसली जो है वो राइज कर रही होती है, उसका जीडीपी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जीडीपी कौन सा? रियल जीडीपी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए सरकार क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं। देश के अंदर जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक फेवरेबल एनवायरमेंट क्रिएट करती हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो वो चीज है, ग्रोथ इंप्लाइज इंक्रीज इन रियल जीडीपी। जब रियल जीडीपी हमारी बढ़ती है, यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसको ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करती हैं, ताकि अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। मगर बच्चों ये बड़ी खतरनाक यहाँ पे एक बात है जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। सरकार अंधाधुंध तरीके से ना खर्चा नहीं कर सकती, सरकार अंधाधुंध तरीके से टैक्स नहीं काट सकती। समझो ध्यान से, जब सरकार टैक्स कट करेगी तो जो उनका टैक्स कलेक्शन है वो गिरेगा, यानी जो उनका टैक्स रेवेन्यू है वो गिरेगा, रेवेन्यू रिसीट कम हो जाएगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा, है ना। अगर सरकार अर्थव्यवस्था में ज्यादा खर्च कर रही है तो उसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है अपने, तो उसकी वजह से उसका फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा। और इन दोनों सिचुएशन में अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। बोरो करेगा तो इकोनॉमी में फ्रेश पैसा आएगा, फ्रेश पैसा आएगा
तो खर्चे, लोग जो है ज्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, मगर सप्लाई नहीं बढ़ा मतलब इन्फ्लेशन आ गया। तो याद रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ करते वक्त अगर सरकार को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। हाउएवर बिफोर प्रोवाइडिंग सच टैक्स बेनिफिट, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो टैक्स बेनिफिट दे रही है या रिबेट वगैरह प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट शुड चेक ऑन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन के दर को भी सरकार को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। इवन गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू गिर जाएगा तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट लेना पड़ेगा, फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, बोरो करना पड़ेगा, डेट ट्रैप में फंस जाएगी सरकार। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके ऊपर तो भाई अलग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जो मैंने लिखवाया ना इतने वाले पे अलग से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट क्या है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। कई क्षेत्र जो है इंडिया के अंदर, जैसे कि बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये उतने डेवलप नहीं है एज कंपेयर टू बाकी स्टेट। ठीक है ना, तो सरकार को क्या करना है कि इन स्टेट में डेवलपमेंट चाहती है, ठीक है ना, इन स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट चाहती है, तो उन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस कर दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलॉकेट कर दिया, ठीक है ना, जिसकी वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री आए, डेवलपमेंट बढ़े। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसकी वजह से वो एरिया डेवलप करेगा तो जो उसकी डिस्पैरिटी है वो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझा है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। इसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है, जिसकी जरूरत हम सबको है और जो हमें मिल नहीं पा रहा है उतनी आसानी से, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। तो सरकार बजट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करती है। ठीक है, तो यहां पे बच्चों आज का ये लेक्चर मेरा खत्म होता है, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, बजट जो है छोटा चैप्टर है, मगर छोटे से चैप्टर में 6 से 8 नंबर तक देके जाने की ताकत है, तो बड़े ध्यान से इसको करना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।